प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी इस उपन्यास के कथा संवाद का आस्वादन कर रहे थे और आइए इसी क्रम में इस कथा संवाद को आगे बढ़ाया जाए। बात कुछ यूँ चल रही थी कि जो नान कटाई वाला है वह अपनी दुकान पे बैठा है और तभी पीर साहब आते हैं और पीर साहब के विषय में वो बहुत सारी बातें बताता है। आइए देखते हैं पीर साहब किस प्रकार से अपना जो सिद्धि है उसको दिखाते हैं। पीर साहिब काफिरों को हाथ नहीं लगाते, काफिरों से नफरत करते हैं। पहले पीर साहिब के पास हर कोई जा सकता था। अगर कोई काफिर इलाज के लिए आए तो छड़ी की नोक उसकी नब्ज पर रखते थे, छड़ी का दूसरा सिरा कान पर लगाते थे और नब्ज सुन लेते थे। पर अब वह किसी काफिर को नज़दीक नहीं आने देते। काफिर जो मुस्लिम लोग हैं वह हिंदुओं को काफिर समझते हैं या काफिर मानते हैं, तो वही बात बताई गई यहाँ पे। अक्सर गर्मी के मौसम में शहर नहीं आते, अब की बार ही आए हैं। पीर साहब के बारे में बताता है कि ये जो है अक्सर गर्मियों में नहीं आते हैं शहर, लेकिन अब की बार आए हैं। पीरों के लिए गर्मी सर्दी क्या मुमकिन है इन तक खबर पहुंची हो। वह जो मस्जिद को नापाक किया गया है, इन्हें हर बात की खबर रहती है। इन्हें कोई बताने थोड़ी ही गया होगा, इन्हें अपने आप पता चल जाता है, अपने आप इल्म हो गया होगा और पहुंच गए होंगे। इनकी नज़र चाहिए पीर फकीर की बद्दुआ लग जाए तो शहरों के शहर तबाह हो जाते हैं। वजह है वापस करेंगे क्या, क्या मालूम जुमा तक रहें तो ज़रूर करेंगे। जो आए हैं तो जुमा तक तो रुकेंगे ही, वाज तो करेंगे ही। जो आए हैं तो शहर को पाक करके ही जाएंगे। नत्थू वहाँ से निकला तो दोपहर अलसा रही थी। उसका दिल फिर हल्का हल्का महसूस करने लगा। एक प्रकार की दुखदुखी जो सुबह से उसे परेशान करती रही थी, एक अज्ञात सी आशंका जो उसके दिल को कुरेदती रही थी, अब बहुत कुछ दूर हो गई थी। शहर भर में रौनक थी, चहल पहल थी। लोग सुअर फेंकने वाले की बात करते मगर उसे सिर फिरा पागल कहकर दो एक गालियां देते और फिर इस घटना को भूल भी जाते थे। फिर वह ही क्यों इतनी सी बात को अपनी छाती का बोझ बनाता फिरे। उसने यह भी देख लिया था कि उसके बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं हो पाई थी। सभी लोग इस घटना को किसी जनूनी पागलपन या किसी करार की शरारत कह रहे थे। मुराद अली ही केवल इस बारे में जानता है, तो क्या मुसलमान होकर वह किसी से कहेगा कि उसने यह बुरा काम करवाया है। नत्थू जामा मस्जिद के सामने से लांग गया। जिस जगह जामा मस्जिद की दीवार खत्म होती थी वहाँ बगल में एक गंदा नाला बहता था। शहर भर का गंदा पानी इसी नाले में इकट्ठा होकर शहर के बाहर जाता था। नत्थू नाले के डंडहरे को पकड़कर खड़ा हो गया। उसकी नज़र नीचे की ओर गई तो उसने देखा डंडहरे के थोड़ा नीचे नाले के किनारे एक चबूतरा सा था और उस पर नंग धड़ंग एक आदमी लेटा हुआ था। स्याह रंग का काला आदमी, दाढ़ी और सिर पर सूखे खिचड़ी बाल, उलझे हुए गले में तावीज़, नाले की ही दीवार के साथ अपना टीन का डब्बा एक कील के साथ लटका कर लेट रहा था। चबूतरा तंग सा था, सोए सोए करवट बदलने पर भी वह सीधा नीचे नाली में गिर सकता था। यह भी शायद कोई पहुंचा हुआ पीर फकीर होगा, नत्थू ने मन ही मन कहा और उसकी ओर देखता रहा। सहसा फकीर उठा उठ बैठा और आंखें फाड़ फाड़ कर नत्थू की ओर देखने लगा और देखते ही देखते दाएं बाएं जोर जोर से सिर हिलाने लगा। वैसे ही जैसे जनूनी लोग सिर हिलाते हैं। नत्थू ने मुंह फेर लिया और बाजार की ओर देखने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसने फिर मुड़कर देखा तो उसने सिर हिलाना छोड़ दिया था और फटी फटी आंखों से नत्थू की ओर देखते हुए
अपनी तर्जनी से उसे अपनी ओर बुला रहा था। नत्थू सहम सा गया। वह डर गया कि यह फकीर कहीं उस पर कोई जादू टोना न कर दे या उसे बद्दुआ न दे दे। उसने जेब में हाथ डाला और एक इकन्नी निकालकर फकीर के सामने फेंक दी। वहां से चलने को हुआ, उसके देखते ही देखते फकीर ने इकन्नी उठा ली और नाले में फेंक दी और फिर उसकी ओर घूरते हुए तर्जनी हिला हिला कर उसे अपनी ओर बुलाने लगा। नत्थू डर गया और कांप कर वहां से हट गया। बड़ा बाजार में बड़ी चहल पहल थी। नत्थू को शहर का यह इलाका सबसे ज़्यादा आकर्षक लगता था। सोडा वाटर की दोनों दुकानों पर रंगारंग की असंख्य बोतलें चमक रही थीं। नीचे उजले कपड़े पहने दुकानदार पालथी मारे नींबू पानी के गिलास भर भर कर ग्राहकों को दे रहे थे। सड़क की पटरी पर फूलों के गजरे बेचने वाले अभी से आ पहुंचे थे। सोडा वाटर की दुकानों की बगल में ही सीख कबाब वाले बैठते थे और नज़दीक ही ठेका शराब वालों की दुकान थी। वहीं पर ही कसाई गली सड़क में खुलती थी जहां रंडियां बैठती थीं। नत्थू सड़क के किनारे ठिठका खड़ा रहा। नत्थू चमार आश्वस्त होकर इधर उधर घूमने लगा। उसे लगा जैसे सभी लोग मस्त हैं और अपने लिए खुशियां बटोर रहे हैं। नत्थू चमार देर तक वहां टहलता रहा। फिर जब शाम हो गई और बाजार में रौनक और भी ज़्यादा बढ़ गई तो वह लपक कर सीख कबाब वाले की दुकान पर जा पहुंचा। वहां से उसने अठन्नी के कबाब लिए और सीधा देसी शराब के ठेके पर जाकर बेंच पर बैठ गया और खुशी खुशी बैठकर खाने लगा और घूंट घूंट करके शराब पीने लगा। शाम के साये उतर आए और बड़ा बाजार की बत्तियां जल उठीं। छिड़काव से फिर एक बार सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू आने लगी और फूलों के गजरों की खुशबू से मिलकर नत्थू के दिमाग पर अजीब मस्ती सी छाने लगी। नत्थू को मालूम नहीं था कि कब उसने फूलों का गजरा खरीद कर गले में डाल लिया था। उसे यह भी मालूम नहीं था कि कब यह देसी शराब की दुकान पर से उठकर राज बाजार का खुला इलाका लांघकर रंडियों वाली गली में जा पहुंचा था। तभी सहसा उसे सामने थी ओर से मुराद अली आता नजर आया। घुटनों तक लंबा कोट, हाथ में पतली छड़ी, ठिगना, गठे शरीर वाला, काली काली मूँछों वाला मुराद अली। क्या वह सचमुच मुराद अली था या नत्थू ख्वाब देख रहा था? उसकी आंखों के सामने मुराद अली एक प्रेत की भांति मंडराता सा नजर आया, जो गली गली कूचा कूचा घूमता फिरता था, छड़ी झुलाता हुआ। क्या सचमुच मुराद अली नाम का कोई व्यक्ति भी है जो इस शहर में रहता बसता है, या कोई प्रतिछाया ही एक गली से दूसरी गली घूमती रहती है और लोगों ने उसका नाम मुराद अली रख छोड़ा है? नहीं, मुराद अली ही था। मंडी की ओर से गली के रास्ते चला आ रहा था। नत्थू शराब की हिलोर में नहीं होता तो किसी घर के चबूतरे की आड़ में छिप जाता, पर नत्थू के हौसले बढ़े हुए थे। वह सीधा गली के बीचों बीच आ गया। उसने ज़्यादा नहीं पी रखी थी। चमड़ा रंगने वाले चमार के लिए 2 कुल्हड़ शराब तो पानी के बराबर होती है। दिन भर अकेला घूमते रहने के बाद अब जाकर उसे कोई परिचित मिला था जिससे वह और सहसा नत्थू को गर्व का भास हुआ। हम जिस काम को हाथ में लेते हैं पूरा करके छोड़ते हैं। क्यों ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने क्या किया है, मुराद अली के कहने पर सूअर को मारा था। सलाम हुजूर, नत्थू ने आगे बढ़कर हंसते हुए कहा और तनक कर खड़ा हो गया। मुराद अली क्षण भर के लिए ठिठका। उसकी पैनी आंखों ने नत्थू को देखा और सारी स्थिति उसकी समझ में आ गई। बिना कुछ कहे अथवा नत्थू के अभिवादन का बिना उत्तर दिए वह आगे बढ़ गया। सलाम हुजूर, मैं नत्थू हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? नत्थू कहकर हंस दिया। मुराद अली इस बीच आगे जा चुका था। नत्थू हतबुद्धिशाह गली के बीचों बीच खड़ा रहा, फिर वहीं से चिल्लाकर बोला, हुजूर, मुराद अली साहब। पर मुराद अली नहीं रुका। सहसा नत्थू के मन में एक विचार उठा, मुझे कम से कम मुराद अली को बता तो देना चाहिए कि मैंने उसका काम कर दिया है।
वह इस मुगालते में तो न रहे कि मैं यहाँ घूम रहा हूँ और उनका काम पूरा नहीं किया है। नत्थू लड़खड़ाता हुआ मुराद अली के पीछे हो लिया। आगे और ज़्यादा अंधेरा था, मगर दूर मुराद अली की काया उसे बराबर नजर आ रही थी। वह गिरता पड़ता बढ़ता गया। जैसे तैसे वह भागने लगा। हुजूर को बताना तो बहुत ज़रूरी है कि काम पूरा हो गया है। उसे लगा जैसे वह मुराद अली के नज़दीक पहुंच रहा है। वास्तव में गली सूनी होती जा रही थी और उसे लगा जैसे मुराद अली ने अपनी चाल धीमी कर दी है। हुजूर, मैं कहना भूल गया, वह काम हो गया था, वक्त पर भेज दिया था, हथ गाड़ी वाले आ गए थे। डट डट डट। तभी नत्थू ने देखा कि मुराद अली रुक गया है और अपनी छड़ी उठाए उसकी ओर देख रहा है। अभी मुराद अली उसकी ओर बढ़कर आएगा, मगर उसने छड़ी को ऊंचा क्यों उठा रखा है और वह कुछ भी बोलता क्यों नहीं। अंधेरी गली के एक सिरे पर दोनों खड़े एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। नत्थू ने फिर एक बार कहा, आपका काम हो गया था हुजूर, ठिकाने लगा दिया था हमने। उसके कहने की देर थी कि उसे लगा मुराद अली फिर घूमकर आगे आगे जाने लगा है। कदम बढ़ाए आगे आगे बढ़ाता जाता है। गली के सिरे पर ढलान आ गई और वह ढलान पर चढ़ता जा रहा है। नत्थू ने नज़र उठाई, मुराद अली फिर दूर जा चुका था। गली में से निकलकर शिवालय की ओर जाने वाली ऊंची ढलान पर चढ़ता जा रहा था। पीठ पीछे नत्थू को फिर लगा जैसे कोई प्रेत बढ़ता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, लेकिन आंखों से ओझल नहीं हो रहा है। और इस प्रकार ये सारी बातें अपने जो दिल के वहम हैं उनको सब निपटाने की बात कर रहा है। दरवाज़ा खोलने पर नत्थू को दहलीज पर खड़े देखकर नत्थू की पत्नी की जैसे जान में जान आ गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। तुम ऐसे नहीं किया करो जी। वह रोती हुई खाट पर जा बैठी। यहाँ से दृश्य फिर बदलता है और नत्थू जो है वो अपने घर पहुँच चुका है और वहाँ पर वह उसकी पत्नी उससे किस प्रकार से आग्रह करती है, यहाँ पे इस बात का संज्ञान किया गया है। आइए देखते हैं। मेरा दिल डूब कर रहा था। मैं सोचूं तुम गए तो कहाँ गए, यह भी कोई तरीका है। परेशान कर दिया। साड़ी के पल्लू से आँख पोंछकर वह उसकी ओर देखती रही और सहसा मुस्कुरा दी। यह क्या स्वांग बना कर आए हो? कान में फूलों का गजरा लटका रखा था। किसके पास गए थे? मगर नत्थू चुप रहा और चुपचाप खाट पर जा बैठा। शराब पी है तो हंसते गाते क्यों नहीं हो? पहले जब पीते थे तो हंसते हुए घर लौटते थे। नत्थू अभी भी चुपचाप बैठा था। तुम बोलते क्यों नहीं? तुम इतनी देर बाहर रहे, मैं मछली की तरह तड़पती रही हूँ। नत्थू ने आंख उठाकर अपनी पत्नी की ओर देखा। एक बाढ़ सी उसके दिल में उठी। सहसा उसने सिर झटक दिया। भाड़ में जाए मुराद अली और उसका सुअर। उसने मन ही मन कहा, हम तो घर लौट आए हैं। बाड़े वाले मेरे बारे में पूछते थे। हाँ पूछते थे, एक आध बार पूछा था। तुमने क्या कहा? मैंने कहा काम पर गए हैं, आते ही होंगे। क्या बार बार पूछते थे? नहीं जी, लोग काम पर जाते नहीं हैं क्या? शाम को साथ वाली ने पूछा तो मैंने कहा घोड़े की खाल उतारने गए हैं। एक हल्की सी मुस्कुराहट नत्थू के होठों पर दौड़ गई। मगर तुम कहाँ गए थे? फिर बताऊंगा। नत्थू की पत्नी उसके मुंह की ओर देखती रही। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था कि नत्थू उससे कोई बात छिपा जाए, मगर चुप रहना बेहतर था। चुप रहूंगी तो कुछ दिन बाद अपने आप बता देगा। नहीं, नहीं पूछूंगी। तुम नहीं चाहते हो तो नहीं पूछूंगी। खाना खाओगे? क्वेश्चन मार्क। मैं अभी मिनटों में गरम गरम रोटियां सेक देती हूँ, चाय के साथ रोटी खा लो। और वह खाट पर से उतर आई, पर किसी भावावेश में नत्थू ने उसे रोक लिया और अपनी ओर खींचकर अपने पास बैठाए रखा। नहीं, तुम इधर ही बैठो। पत्नी उसके साथ सटकर बैठी रही। तुमने खाना खाया? नत्थू ने भावावेश में उसके बाद सहलाते हुए पूछा। हाँ खाया। पत्नी को नत्थू का व्यवहार अनोखा सा लगा। झूठ बोलती हो, सच बता, खाना खाया? और इस प्रकार